तो देखिए, अमेरिका ने ईरान की 45 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट क्रिप्टो करेंसी का दावा करते हैं और इससे पहले 350 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो एसेट्स जब्त किए गए थे। बेसेंट के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत चलाया जा रहा है और मकसद है ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे तेहरान की सरकार पर संकट की स्थिति बन गई है। तो ये बड़ा दावा आर्थिक मोर्चे पर ईरान की कमजोरी का अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। 45 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जब्त करने का दावा अमेरिका ने किया है। इससे आप ये समझिए कि ईरान को कितना बड़ा झटका लगा है। तो वही गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत को लेकर अमेरिकी मीडिया ने दावा भी किया है। फोर्ड को मरम्मत की सख्त जरूरत है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया। मिडिल ईस्ट से जल्द ही अमेरिका के लिए वो रवाना होगा। नाकेबंदी की वजह से ईरान को भारी नुकसान की बात भी अमेरिका करता है। नाकेबंदी की वजह से ईरान का व्यापार ठप हुआ है। ईरान को आर्थिक चोट पहुंची है। अमेरिकी नेवी ने वीडियो भी जारी किया। गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत को लेकर भी अमेरिकी मीडिया का दावा है कि गेराल्ड को अब मरम्मत की सख्त जरूरत है। मिडिल ईस्ट से जल्द ही उसे अमेरिका के लिए रवाना किया जाएगा। समंदर में जंगी मोर्चा संभालते हुए गेराल्ड को बार बार देखा गया। बार बार इसकी तस्वीरें सामने आई। अमेरिका दुनिया का नेवी सुपर पावर है, लेकिन ईरान से इस जंग के बीच अमेरिकी नौसेना भी संकट में है। अमेरिका युद्धपोतों की इस दौड़ में चीन से पिछड़ चुका है और इसीलिए अब अमेरिका ने अपनी नीति बदली है। विश्व में हथियारों के सबसे बड़े निर्माता अमेरिका को युद्धपोतों के निर्माण के लिए दक्षिण कोरिया और जापान से मदद लेनी पड़ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए समझते हैं। मिडिल ईस्ट का समंदर सुलग रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बारूदी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में भेज दिया है। पिछले 2 दशक में ये पहला मौका है जब इस इलाके में अमेरिकी युद्धपोतों की इतनी भारी तैनाती हुई है। पेंटागन ने अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी के लिए रवाना कर दिया है, जिसका नाम है USS डेविड डी एइज़नहावर, जिसे माइटी IKE कहा जाता है। इस परमाणु शक्ति संपन्न विमानवाहक पोत को फाइनल वार्निंग के तौर पर भेजा जा रहा है। ये निमित्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 1 लाख टन का लोहे का पहाड़ है जो समुद्र में तैरता हुआ नजर आता है। इसकी मारक क्षमता बेमिसाल है। ये 60 से 75 लड़ाकू विमानों से लैस है। इनमें FA-18 सुपर हार्नेट और EA-18G ग्राउलर शामिल है। इस पर तैनात E-2D एडवांस्ड हॉकी को हवा में उड़ता हुआ रडार कहा जाता है, जो मीलों दूर की हलचल पर नजर रखता है, जबकि MH-60 RS सीहॉक का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए किया जाता है। इसकी रफ्तार 30 समुद्री मील प्रति घंटे से ज्यादा है। यह हाईटेक स्टीम पावर्ड कैटापुल्ट्स से लैस है, जो पलक झपकते ही विमानों को हवा में भेज देते हैं। इस जहाज की सबसे बड़ी ताकत इसका परमाणु इंजन है, जो इससे बिना रुके सालों तक समंदर में टिके रहने की क्षमता देता है। इसके डेक पर तैनात फाइटर जेट्स और E-2D एडवांस हॉक आई जैसे टोही विमान किसी भी रडार को चकमा देकर दुश्मन की सीमा में घुसने में सक्षम है।
लेकिन आइजनहावर का आना केवल एक जहाज की तैनाती नहीं, बल्कि अमेरिका के उस चक्रव्यूह को पूरा करना है जिसे 4 कैरियर स्ट्रेटेजी कहा जा रहा है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि कूटनीति के पीछे उसकी सैन्य ताकत खड़ी है। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक साथ एक ही क्षेत्र में होना दुर्लभ है। यह ईरान के लिए सीधी चेतावनी है। अगर वार्ता विफल हुई तो अमेरिका के पास उसे दहलाने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। फिलहाल पश्चिम एशिया के आसपास अमेरिका की घेराबंदी इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आइजनहावर के पहुंचने से पहले ही वहां 3 और महाबली तैनात हैं, जो समंदर से लेकर आसमान तक की निगरानी कर रहे हैं। इनमें पहले नंबर पर आता है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जो लाल सागर में तैनात है। दुनिया का सबसे आधुनिक कैरियर है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो अरब सागर में मुस्तैद है और ईरानी तटों के करीब है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को हिंद महासागर में सप्लाई और बैकअप की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डेविड डी आइजनहावर पश्चिम एशिया के थिएटर में प्रवेश करने जा रहा है, जो इस इलाके में अमेरिकी नेवी की तैनाती को 2003 के स्तर पर ले जाएगा। लेकिन सिक्के का एक और पहलू भी है। ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी नौसेना युद्धपोतों की समस्या का सामना कर रही है। खबर है कि युद्धपोतों की रेस में अमेरिका चीन से पिछड़ सकता है, इसीलिए अब वो अपने दोस्त जापान और साउथ कोरिया से मदद ले सकता है। इसीलिए अब पेंटागन के गलियारों में अब एक ही चर्चा है, क्या मेड इन अमेरिका का गौरव अब विदेशी तकनीक के भरोसे टिकेगा? अमेरिका ने अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए कॉन्स्टलेशन क्लास फ्रिगेट प्रोग्राम शुरू किया था। उम्मीद थी कि समंदर में अमेरिका की नई डाल बनेगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। यह अभियान डिजाइन में भटकाव का शिकार हो गया। बार बार बदलते मानकों ने प्रोजेक्ट को पटरी से उतार दिया। इसका बजट 2 गुना हो गया, लेकिन जहाज नहीं मिले। इस चक्कर में काफी समय बर्बाद हो गया। अंततः इस प्रोग्राम की नाकामी ने वॉशिंगटन को विदेशी विकल्पों की ओर मुड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर अमेरिका और चीन ने नौसैनिक जहाजों के निर्माण की तुलना करें तो चीन काफी आगे नजर आता है। ड्रैगन आर्मी हर साल 6 से 10 डिस्ट्रॉयर बनाती है, जबकि अमेरिका 2 से 4 डिस्ट्रॉयर ही बना पाता है। अमेरिका को इसके लिए $1 बिलियन से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जबकि चीन के लिए यह मिशन किफायती है। अमेरिका प्रोजेक्ट देर से चल रहा है, जबकि चीन की रफ्तार 4 से लेकर 6 गुना तक ज्यादा तेज है। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माता बन चुका है। इसी गैप को भरने के लिए ट्रंप प्रशासन अब रक्षा रणनीति में आमूलचूल बदलाव कर रहा है। इसीलिए पेंटागन की नजरें अब जापान के मोगामी क्लास और दक्षिण कोरिया के डेगू क्लास पर टिकी है। ये कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का नमूना है। जापान का मोगामी क्लास 5500 टन का स्टील जहाज पूरी तरह ऑटोमेशन से लैस है। इसे तैयार करने में मात्र 2 साल लगते हैं और कीमत सिर्फ $500 मिलियन है, जो अमेरिकी जहाजों से आधी है।
जबकि कोरिया का डेगू क्लास 3600 टन का फ्रिगेट अपने साइलेंट प्रोपल्शन शांत इंजन के लिए जाना जाता है, जो इस दुश्मन की रडार से बचाने में मदद करता है। खास बात है कि इन दोनों देशों के जहाजों में अमेरिकी MK-41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम पहले से फिट हो सकता है, जिससे इन्हें अमेरिकी बेड़े में शामिल करना आसान होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका होगा जब अमेरिका किसी दूसरे देश से बने युद्धपोत खरीदेगा, लेकिन यह रास्ता कांटों भरा है, क्योंकि अमेरिकी कानूनों के मुताबिक यह अनिवार्य है कि सेना के जहाज केवल घरेलू यार्ड में ही बनने चाहिए। अब इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को विशेष संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। शायद अमेरिका अब हकीकत को कबूल कर चुका है। अकेले दम पर अब समंदर का सिकंदर बने रहना मुमकिन नहीं है। इसीलिए भविष्य में अमेरिकी नेवी के झंडे के नीचे अगर जापानी या कोरियाई डिजाइन के जहाज नजर आ सकते हैं। टीवी न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।